between the crew member, then communication between the ground control and the cockpit. वही 4 factors हमने पहले लिखे हैं. Third one was decentralized structure of the organization. तो ये 4 चीजें जो है इनकी वजह से सेफ्टी वायलेशन जो है वो हुई. So the less the communication, अब देखें हर एक फैक्टर के ना एक्सप्लेनेशन होगी यहाँ पे. कासिम जरा आप रीड करें और साथ साथ हमें बताएं कि ये क्या है. The less the communication among the crew members themselves, the greater is the probability of air safety violations, since very little information is shared among them. इसमें जो है ये कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन जितनी जो है क्रू मेंबर के दरमियान जो है वो कम होगी, उतनी ज़्यादा जो है ना प्रोबेबिलिटी होगी कि एयर सेफ्टी वायलेशन हो, क्योंकि जो है ना कम से कम इंफॉर्मेशन जो है वो आपस में उनके साथ जो है ना वो शेयर हुई होगी. ठीक है, तो कम्युनिकेशन ज़्यादा हो तभी जो है ना वो चीज़ जो है वो बेहतर है. अगर तो कम्युनिकेशन कम है तो एयर सेफ्टी वायलेशन ज़्यादा होगी. When ground crew fail to give the right information at the right time, misfortune are bound to occur with aborted flight and collision. जब ग्राउंड क्रू जो है अगर वो राइट इंफॉर्मेशन सही टाइम पे जो है ना दे तो फिर मिसफॉर्च्यून जो है ना वो ज़्यादा होंगे. मतलब मिसहैप हो सकती है, बहुत ज़्यादा कोलिजन वगैरह भी हो सकती है, क्योंकि जो ग्राउंड क्रू होती है वही जो है ना उनकी फ्लाइट और रूट्स वगैरह जो है ना उनकी इंफॉर्मेशन राइट टाइम पे उनको देनी होती है. Coordination between ground and cockpit crew is at very heart of air safety. Thus, the less the coordination between ground control and cockpit crew, the greater the possibility of air safety violation taking place. वही बात ऊपर वाली जो थी कि जो है ना कॉकपिट पे जो क्रू है और नीचे ग्राउंड में जो है उनके अगर जो है ना आपस में कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग है, अच्छी है, तो सेफ्टी वायलेशन जो है वो कम होंगी. ठीक है, अगर अच्छी है तो मतलब कि मिसहैप कम होंगे. ठीक है, और अगर जो है वो कम है उनके दरमियान कम्युनिकेशन, तो फिर जो है ना उनके खतरे के जो है के चांसेस ज़्यादा है कि जो है कोलिजन हो जाए और इस तरह की एक्टिविटी. ओके, थैंक यू कासिम. तो देखिए हर एक फैक्टर का अलग अलग से रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है ना. कम्युनिकेशन, क्रू की कम्युनिकेशन का किस तरह से इफेक्ट होगा. देन ग्राउंड जो है क्रू है उसका जो है ऑन बोर्ड क्रू के साथ क्या जो है वो कॉम्बिनेशन होगा. देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि दोनों अब फैक्टर जिनमें वो कम्युनिकेशन का सिलसिला है. So factors are exacerbated by the management philosophy which are emphasizes decentralization. अब next जो है ना वो decentralization का concept है कि decentralization जो है ना वो किस वजह से जो है impact कर सकती है. अब देखिए दूसरे दोनों factors जो पीछे बताए हैं ना communication वाले, वो management philosophy of Delta Airlines की वजह से है, जिस वजह से उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, एंड डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है. Okay, centralized coordination and control assumes greater importance when increased flights over all in mid-air and with all airlines operating many more flights. So it means that centralized coordination अगर होती इनकी, ठीक है, स्ट्रक्चर अगर centralized होता तो फिर सारे जो है ना आपस में connected होते, क्रू भी, ग्राउंड क्रू भी वगैरह वगैरह, तो सब जो है एक ही कंट्रोल के साथ या एक ही सेंटर के साथ रिलेटेड होते, जिस वजह से कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम ना आता. सो जितनी डिसेंट्रलाइजेशन होती जाएगी, थर्ड पॉइंट में बता रही हूँ, जितनी डिसेंट्रलाइजेशन होती जाएगी द ग्रेटर इज द स्कोप फॉर लोअर लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है ना. ये जितने हर यूनिट अलग अलग काम करने लगेगा, जैसे क्रू वाले अलग काम कर रहे हैं, ग्राउंड क्रू वाले अलग काम कर रहे हैं, इसी तरह ट्रैफिक कंट्रोल वाले अलग काम कर रहे हैं, तो जितनी जितनी डिसेंट्रलाइजेशन होती जाएगी उतना उतना जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो कम होता रहेगा. So among in-flight staff and between ground staff and cockpit crew, and the greater the scope for air safety violations. So इस वजह से फिर क्या हो सकता है कि जाहिर है एयर सेफ्टी वायलेशंस हो सकते हैं और इस तरह के हादसा हो सकते हैं. अब अपेरेंटली देखें ना तो आपके माइंड में एक रफ सा स्केच बनना शुरू हो गया होगा कि इनमें कौन से वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं, कौन से डिपेंडेंट हैं, और कोई मीडिएटर या ऑर्डिटर है या नहीं. ओके, रीड करें जरा सना ये प्लीज. When cockpit crew members are not adequately trained, they may not have the requisite knowledge of safety standards or may suffer from an
inability to handle emergency situation and avoid collisions. Thus, poor training also adds to the probability of increased safety violations. ओके तो अब इसमें अब कम्युनिकेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के अलावा जो थर्ड कंपोनेंट अराइज हुआ है वो है ट्रेनिंग. सो ट्रेनिंग अगर नहीं होगी तो जाहिर है उनके पास नॉलेज भी नहीं होगी उन पर्सन्स के पास, तो उस वजह से सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे एंड डेफिनेटली सेफ्टी वायलेशंस होंगी. सो पुअर ट्रेनिंग जो है ना इट आल्सो एड्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीज, यानी चांसेस जो है ना सेफ्टी वायलेशंस के वो बढ़ जाएंगे. We may also say that the lack of adequate training makes the pilots nervous and diffident, and this in turn explains why they are not able to confidently handle the situations in the mid-air when many aircraft share the skies. So, अब ट्रेनिंग ना होने की वजह से पायलट्स होते हैं वो नर्वस हो जाते हैं और इस वजह से वो इस तरह की मुश्किल सूरत हाल जिसमें मतलब मुख्तलिफ प्लेन्स जो है वो करीब करीब हों स्काई में, तो फिर उसमें जो है ना पायलट जो है नर्वस हो जाता है, जिस वजह से ये कोलोजन नियर कोलोजन का जो है ना ये अच्छा नहीं है कि बहुत क्लोज होके आप गुजरे दूसरे प्लेन से. So nervousness and diffidence are a function of a lack of training and help to explain why inadequate training would result in air safety hazards. So nervousness और diffidence जो है ना ये ट्रेनिंग ना होने की वजह से पैदा होते हैं, ठीक है ना. नर्वसनेस और डिफिडेंस मींस के वो घबराते और परेशान हो जाते हैं पायलट्स, और ये ट्रेनिंग ना होने के सबब ये कैफियत उनके ऊपर होती है. So we may change the model by using the poor training as a moderating variable, ठीक है. So यहाँ पे वो कह रहा है कि वेरिएबल जो हम अपना मॉडल रिसर्च का बनाएंगे उसमें हम ट्रेनिंग को जो है वो एज ए मॉडरेटिंग वेरिएबल लिख सकते हैं. So we are theorizing, अब यहाँ पे हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फाइंड करते हैं कि हमारे पास वेरिएबल्स क्या हैं. We are theorizing that poor communication, poor coordination and decentralization are likely to result in safety violations only in such cases where the pilot in charge has had adequate training. So 3 हमारे कौन से यहाँ पे नजर आ रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, कौन बताएगा? जी 3 वेरिएबल्स कौन से नजर आ रहे हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट? सलमान ज़ेब आप काइंडली ऐड करेंगे. हाँ जी, किसी को नहीं समझ आया? जी मैं बताऊं. पुअर कम्युनिकेशन, पुअर कोऑर्डिनेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ये इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट है, ठीक है. डिपेंडेंट क्या है आकाश? मैम ये एयर सेफ्टी वायलेशंस जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है. ओके वेरी नाइस. एंड द थर्ड थिंग इज द ट्रेनिंग, जिसे हम कह रहे हैं कि ये हमारा वो मॉडरेटिंग है मैम. मॉडरेटिंग मैकेनिज्म है. सो मूव ऑन करते हैं. ओके अब यहाँ से ना हाइपोथेसिस की जो है ना वो एक सेट हो जाएगी. अच्छा ये पिछली स्लाइड में जहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है सारा ना थ्योराइजिंग का, तो यहाँ पर आप चाहें तो वो बॉक्सेस वाला जो रिसर्च मॉडल नहीं होता वो बना ले अपनी सहूलियत के लिए, ठीक है. अपने पास पेन और पेपर आपका होगा ना, तो जब आप इसको स्टडी करेंगे ना स्लाइड्स को, तो पेज पे ना वो बना लीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए समझने में. मैंने तो इसमें नहीं डाला क्योंकि वो ड्राइंग करते हुए काफी टाइम टेकिंग होता है. तो देखिए प्रॉब्लम हमें किस तरह से फील हुई. प्रॉब्लम के हमने प्रीलिमिनरी डाटा से हमें 3-4 चीजें पता चली कि ये चीजें जो इफेक्ट कर सकती हैं. हमने उन्हीं को जो है वेरीफाई किया और उनका आपस में रिलेशनशिप जो है एक्सप्रेस किया कि क्या क्यों रिलेशनशिप है, क्यों कम्युनिकेशन कम या ज्यादा होने से ये हो सकता है. इसी तरह ट्रेनिंग का क्या इफेक्ट हो सकता है. तो ये सारा कुछ करके जब हम एंड पे पहुंचे तो हमें पता चल गया कौन से वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा मॉडरेटिंग है. अच्छा अगर मैं कहूँ डिसेंट्रलाइजेशन होने की वजह से पुअर कम्युनिकेशन होती है और पुअर कम्युनिकेशन की वजह से एयर सेफ्टी वायलेशंस होती हैं, तो अब कौन तीनों वेरिएबल्स की क्या पोजीशन होगी? मैम डिसेंट्रलाइजेशन फिर हमारे पास इंडिपेंडेंट होगा. बिल्कुल ठीक. नेक्स्ट डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से पुअर कम्युनिकेशन होती है और पुअर कम्युनिकेशन मॉडरेटिंग होगी और जो
हादसात हैं कि वो जो हो रही है एयर सेफ्टी वायलेशन जो हो रही हैं वो फिर डिपेंड हो रहा है। आसिम, पुअर कम्युनिकेशन क्या होगी? मॉडरेटिंग में आ जाएगी, उसी की वजह से जो है नहीं वो हो रही है वो पुअर कम्युनिकेशन आसिम, ऐसे मॉडरेटिंग नहीं होगी। इंडिपेंडेंट इसका एक होगी, और इसका एक और इंडिपेंडेंट नाम होगी, लिखवाया मैंने, Mediating. इंडिपेंडेंट होगी। मीडिएटिंग थी जी कि जो है ना वो मीडिएटिंग उसमें होगी। जी रोल अदा कर रही है, मीडिएट कर रही है, जी इंटरमीडिएट जी वाली ब्रिज करिए ना, वो ब्रिज करिए। ब्रिज कर रही है। मीडिएटिंग में जब जब देखिए मीडिएटिंग जब भी होगा ना, उसका मतलब होता है ए लीड्स टू बी, बी लीड्स टू सी। ए बी सी का रिलेशनशिप है और ए जो है वो बी को लीड करेगा, फिर बी जो है ना वो सी को लीड करेगा। तो इस केस में हमारा ए जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन, बी जो है वो प्योर कम्युनिकेशन एंड थर्ड सी इज एयर सेफ्टी वायलेशंस। सो तीनों जो है ना वो एक मीडिएटिंग हो जाएगा, एक इंडिपेंडेंट हो जाएगा और एक डिपेंडेंट हो जाएगा। सो इसके बाद हम हमारा जो टॉपिक है ना वो दैट इज अबाउट द हाइपोथेसिस। जब हम वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनके आपस में रिलेशनशिप लिख लेते हैं कि किस तरह से है, जिस तरह हम लास्ट एग्जांपल में फाइंड कर लिया, और एक डायग्राम की सूरत में अगर हम मॉडल बना लेते हैं तो उसके बाद जो है ना हम उसके साथ हाइपोथेसिस लिखते हैं। अब रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होते हैं जी? इट इज अ प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन और सेंटेंस में डिफरेंस आपको पता है? किसी को पता है प्रोपोजिशन और सेंटेंस में डिफरेंस? देखिए प्रोपोजिशन जो होता है ना, ये लॉजिक एंड रीजनिंग एक सब्जेक्ट होता है, लॉजिक एंड रीजनिंग, उससे ये प्रोपोजिशन का वर्ड निकला हुआ है। बेसिकली प्रोपोजिशन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हम किसी भी चीज को जो है ना असर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इन विच वी असर्ट समथिंग। असर्ट मीन कि हम किसी एक चीज पर जोर दे रहे हो, दैट समथिंग इज द केस एंड समथिंग इज नॉट द केस। तो प्रोपोजिशन और सेंटेंस में डिफरेंस होता है। सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसमें असर्शन नहीं हो सकती, यानी हम किसी चीज को एम्फेसाइज नहीं भी कर रहे होते किसी सेंटेंस में। लेकिन प्रोपोजिशन लाजमी तौर पर एक ऐसा जुमला होता है जिसमें हम किसी न किसी चीज पर जोर दे रहे हो। अ प्रोपोजिशन दैट इज एम्पिरिकली टेस्टेबल, इट इज एक प्रोपोजिशन होती है जिसको हम एम्पिरिकली टेस्ट कर सकते हैं। एम्पिरिकल का मतलब होता है थ्रू द प्रॉपर रिसर्च प्रोसेस हम उसको टेस्ट कर रहे हो। सो इट इज एन एम्पिरिकल स्टेटमेंट दैट इज कंसर्न्ड विद द रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स, जो जिसका काम क्या होता है कि वेरिएबल्स के रिलेशनशिप्स को एक्सप्रेस करना। तो हाइपोथेसिस को किसी ने भी सेंटेंस नहीं बोलना। सो हाइपोथेसिस इज अ प्रोपोजिशन। और प्रोपोजिशन का दूसरा मतलब ये भी होता है कि हम जिसमें किसी चीज को प्रपोज कर रहे होते हैं। प्रपोज मीन हम कह रहे होते हैं कि फ्यूचर में ये ऐसे रिलेशनशिप्स होंगे, प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। So hypothesis is basically a logical relationship between expressed in the form of testable statement। तो जिसको हम लिखते किस फॉर्म में? एक टेस्टेबल स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। अब गुड हाइपोथेसिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं। फर्स्ट वन इज इट मस्ट बी एडिक्वेट फॉर इट्स पर्पस। अपना पर्पस जो है वो सर्व कर रहा हो, काफी हो, यानी उसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल या जो जो कंसर्न्ड वेरिएबल्स हैं, रिलेटेड वेरिएबल्स हैं, जिनके बारे में हम इस हाइपोथेसिस के थ्रू बात करना चाहते हैं, तो फुल इंफॉर्मेशन उनके बारे में गिवन हो, इन द सेंस कि कौन सा इंडिपेंडेंट है, किसका किस पर इफेक्ट है और कैसे इफेक्ट है। सेकेंड, दीज मस्ट बी टेस्टेबल। टेस्टेबल का मतलब ये है कि हम इनको इधर ट्रू या फिर फॉल्स कह सकें। ये ना हो कि इनका कोई जो है आंसर वो दरमियान में रहे, तो ट्रू या फॉल्स कह सकें और इनको हम जो है किसी न किसी डाटा के जरिए चेक कर सकें। देन दे मस्ट बी बेटर देन देयर राइवल्स। बेटर देन राइवल्स का मतलब है कि जिस तरह मैंने आपको बताया था नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, अगर आपको याद हो, नल हाइपोथेसिस में हम कहते हैं कि कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता वेरिएबल्स के दरमियान, और ऑल्टरनेट में हम कहते हैं कि ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, लाइक पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। सो बेटर देन इट्स राइवल्स का मतलब ये है कि हम हमेशा रिसर्च के अंदर, उस वक्त भी मैंने आपको ये बताया था कि हम रिसर्च में ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को इस्तेमाल करते हैं, नल को नहीं कंसीडर करते, ठीक है। उसको हम कहते हैं कि ये वैसे ही है, बस इसके कोई ताल्लुक नहीं है खास, क्योंकि हम पहले ये अज्यूम कर चुके होते हैं कि इन वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप है, तभी हम उनको रिसर्च में इंक्लूड कर रहे हैं ना। अगर रिलेशनशिप नहीं है तो फिर हम क्यों इंक्लूड करेंगे? इसलिए फिर हम उनको सिर्फ ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को यूज करते हैं। तो यहाँ इस सेंटेंस से मुराद यही है कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो अपने नल हाइपोथेसिस से जो है वो बेहतर होने चाहिए।
सो द हाइपोथेसिस कैन बी डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। अब जो डायरेक्शनल का मतलब ये है ना कि हाइपोथेसिस फॉर एग्जांपल एक है वेरिएबल ए है और वेरिएबल बी है, और ए का इफेक्ट बी के ऊपर क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों में से पॉजिटिव और नेगेटिव का वर्ड मोस्ट कॉमन है जो इस्तेमाल होता है। तो डायरेक्शनल ऐसा हाइपोथेसिस हो जाएगा जिसके अंदर हम बता देते हैं कि ए का इफेक्ट बी के ऊपर जो है ना वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। और नॉन डायरेक्शनल में हम कहते हैं कि ए एंड बी आर रिलेटेड। इसमें हम ये नहीं बताते कि नेगेटिव रिलेटेड है या पॉजिटिव रिलेटेड है और कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है, तो नॉन डायरेक्शनल में ये नहीं बताते। सो द स्टेटमेंट्स ऑफ द हाइपोथेसिस समझ तो आ रहा है ना सबको, कोई इशू तो नहीं है हाइपोथेसिस में अभी तक? यस मैम आ रहा है। चलिए गुड। मैम ये एक एग्जांपल आप दे देंगे इसकी डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल की? जी डायरेक्शनल की देखिए एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि पुअर कम्युनिकेशन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू एयर सेफ्टी वायलेशंस, ठीक है ना। तो जितनी पुअर पॉजिटिवली रिलेटेड का मतलब ये होता है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ेगा ना तो डिपेंडेंट भी बढ़ेगा, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मैथ्स के अंदर जब हम डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन पढ़ते हैं ना, यहाँ पे वही वाली एग्जांपल इस्तेमाल होती है रिसर्च केस हाइपोथेसिस और के अंदर, कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़े और डिपेंडेंट भी बढ़े तो हम कहते हैं कि ये जो है इनका आपस में पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर मैं कहूँ कि पुअर कम्युनिकेशन हैज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन एयर सेफ्टी वायलेशंस, तो ये भी डायरेक्शनल ही होगा। अब ये डिपेंड करता है कि जिस तरह हमने इनके आपस में रिलेशनशिप एक्सप्लेन की है ना, उनमें हम किस चीज को एज्यूम करें, हमें क्या चीज फाइंड आउट हो रही है, क्या पुअर कम्युनिकेशन के बढ़ने से वायलेशंस बढ़ती हैं या प्योर कम्युनिकेशन के कम होने से होती है। तो जाहिर है पुअर कम्युनिकेशन वर्ड है, तो पुअर कम्युनिकेशन के बढ़ने से वायलेशंस होंगी। ओके, हमारी मीटिंग का टाइम भी जो है ना वो एंड हो रहा है, मैं रीस्टार्ट लेती हूँ इसका प्लीज।